और बाहर उठता तूफान। जेल की उस ठंडी रात में हार्दिक दीवार के सहारे बैठे थे, आंखें बंद, लेकिन नींद कोसों दूर। अचानक एक आवाज आती है, तुम टीवी वाले हो ना? हार्दिक सिर उठाते हैं। उनके सामने एक कैदी खड़ा था, चेहरे पर हल्की मुस्कान। यहाँ सबकी कहानी होती है, लेकिन तुम्हारी कहानी बाहर पूरी दुनिया देख रही है। हार्दिक कुछ नहीं बोलते, बस धीरे से कहते हैं, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। मीडिया का खेल। दूसरी तरफ टीवी डिबेट्स में आग लगी हुई थी। क्या हार्दिक पंड्या ने सच में कुछ गलत किया? क्या नटाशा स्टैंकोविच का फैसला सही था, या ये सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है? हर चैनल, हर रिपोर्टर बस एक ही सवाल पूछ रहा था, सच क्या है? दोस्त का खुलासा। अगले दिन हार्दिक का दोस्त आदित्य वकील के साथ जेल पहुंचता है। हार्दिक, मैंने सब पता कर लिया है। हार्दिक की आंखों में उम्मीद की एक हल्की किरण चमकती है। क्या पता चला? आदित्य हार्दिक को अंदर लाया जाता है। जज पूछते हैं, क्या आप आरोपों को स्वीकार करते हैं? पूरा कमरा शांत हो जाता है। हार्दिक धीरे से कहते हैं, नहीं, मैं निर्दोष हूं। बड़ा ट्विस्ट। अचानक कोर्ट का दरवाजा खुलता है। अंदर आती है नताशा। सबकी नजरें उसी पर टिक जाती हैं। वो सीधे जज के सामने खड़ी होती है और कहती है, मुझे कुछ कहना है। हार्दिक सांस रोक लेते हैं। मैंने जो शिकायत दर्ज कराई थी वो पूरी सच्चाई नहीं थी। सच सामने आने वाला है। कोर्ट में हलचल मच जाती है। जज सख्त आवाज में कहते हैं, मतलब? नताशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझ पर दबाव था। किसका दबाव? क्लिफ हैंगर। नताशा धीरे से उस नाम को बोलती है, आरके, और पूरा कोर्टरूम हिल जाता है। हार्दिक की आंखें फैल जाती हैं। तो ये सब एक साजिश थी? आगे क्या होगा? पार्ट 3 हुक। आरके कौन है? क्यों उसने ये पूरा खेल रचा? क्या हार्दिक पूरी तरह बेकसूर साबित होंगे, या अभी और भी बड़े राज? नताशा के मुंह से आरके का नाम सुनते ही कोर्टरूम में सन्नाटा छा गया। हार्दिक के वकील ने तुरंत जज से सवाल किया, मै लॉर्ड, आखिर ये आरके है कौन, और नताशा इसे क्यों बचा रही थी? नताशा कांपते हाथों से अपनी फाइल निकालती है और सच से पर्दा उठता है। आरके का असली चेहरा राघव खन्ना। राघव खन्ना आरके कोई मामूली आदमी नहीं, बल्कि हार्दिक का ही पुराना बिजनेस पार्टनर और बचपन का सबसे करीबी दोस्त है। धोखे की बुनियाद। राघव हमेशा से हार्दिक की सफलता और शोहरत से जलता था। हार्दिक ने उस पर भरोसा करके अपने सारे बिजनेस और प्रॉपर्टी के पेपर्स उसे सौंप दिए थे। मास्टरमाइंड। पिछले 6 महीनों से राघव ने धीरे धीरे हार्दिक की संपत्तियों को अपने नाम करने का जाल बुना। उसे पता था कि जब तक नताशा और हार्दिक साथ हैं, वो हार्दिक को पूरी तरह बर्बाद नहीं कर पाएगा। साजिश का जाल। नताशा ने रोते हुए कोर्ट में कबूला, राघव ने मुझे ब्लैकमेल किया था। उसने हमारे बेटे की सुरक्षा को लेकर मुझे डराया और हार्दिक के खिलाफ फर्जी सबूत खड़े करने के लिए मजबूर किया। उसने कहा था कि अगर मैंने हार्दिक को जेल नहीं भिजवाया तो वो हार्दिक के करियर के साथ साथ हमारी जान भी ले लेगा। अगला धमाका, द फाइनल ट्विस्ट। जैसे ही नताशा सच बोलती है, कोर्ट के बाहर खड़ा एक आदमी फोन पर किसी को मैसेज करता है, काम बिगड़ गया है, प्लान बी शुरू करो। हार्दिक को एहसास होता है कि राघव अकेला नहीं है, उसके पीछे कोई और बड़ी ताकत है जो हार्दिक को खेल के मैदान और जिंदगी दोनों से बाहर करना चाहती है। पार्ट 4 की झलक। क्या राघव आरके को पुलिस पकड़ पाएगी? कौन है वो बड़ी ताकत जो राघव को निर्देश दे रही है? क्या नताशा और हार्दिक फिर से एक हो पाएंगे, या ये दरार कभी नहीं भरेगी? ऐसे ही नताशा ने राघव आरके का नाम लिया। कोर्टरूम में सन्नाटा तो छा गया, लेकिन असली धमाका अभी बाकी था। राघव तो सिर्फ एक मोहरा था, असली खिलाड़ी तो पर्दे के पीछे से डोर हिला रहा था। उस बड़ी ताकत का पर्दाफाश। जब पुलिस की एक स्पेशल टीम राघव के घर और दफ्तर पर छापा मारती है, तो उन्हें एक पुरानी डायरी और कुछ डिजिटल चैट्स मिलते हैं।
आदित्य, हार्दिक का दोस्त और पुलिस कमिश्नर उन फाइलों को खंगालते हैं और जो नाम सामने आता है उसने सबके पैरों तले जमीन खिसका दी। वो कोई दुश्मन नहीं बल्कि विक्रांत सेठ था। कौन है विक्रांत सेठ? विक्रांत सेठ क्रिकेट और बिजनेस की दुनिया का वो डॉन है जिसे कोई छू नहीं सकता। वो एक बहुत बड़ी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी का मालिक है। पुरानी रंजिश, 5 साल पहले हार्दिक ने विक्रांत की कंपनी के साथ एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से मना कर दिया था। उस एक इनकार की वजह से विक्रांत को करोड़ों का नुकसान हुआ था और उसकी साख गिर गई थी। बदले की आग। विक्रांत ने तभी कसम खाई थी कि वो हार्दिक को अर्श से फर्श पर लाकर ही दम लेगा। उसने राघव आरके की लालच का फायदा उठाया और उसे हार्दिक के खिलाफ मोहरा बनाया। राजनीतिक रसूख। विक्रांत के हाथ बहुत लंबे हैं। पुलिस से लेकर मीडिया तक उसके इशारों पर नाचते हैं। इसीलिए हार्दिक के खिलाफ खबरें इतनी तेजी से फैली थीं। प्लान बी की शुरुआत। जैसे ही नताशा ने कोर्ट में सच बोला, विक्रांत ने अपना प्लान बी एक्टिवेट कर दिया। अचानक कोर्ट के बाहर एक जोरदार धमाका सुनाई देता है। अफरा तफरी मच जाती है। रिपोर्टर्स इधर उधर भागने लगते हैं। तभी राघव का एक आदमी नताशा की ओर बढ़ता है और उसके कान में धीरे से कहता है, अगर तुमने एक शब्द और बोला तो याद रखना तुम्हारा बेटा अभी हमारे पास है। हार्दिक का गुस्सा। हार्दिक ने जब ये देखा तो उसकी आंखों में खून उतर आया। उसे समझ आ गया कि ये लड़ाई अब सिर्फ कोर्ट और जेल की नहीं रही बल्कि उसके परिवार की जान पर बनाई है। हार्दिक जज की तरफ देखते हुए चिल्लाते हैं, माय लॉर्ड, मुझे अभी बाहर जाना होगा। मेरी पत्नी और बच्चे की जान खतरे में है। अगले भाग में पार्ट 5 हुक। क्या हार्दिक कोर्ट की सुरक्षा तोड़कर अपने बेटे को बचाने निकलेंगे? क्या विक्रांत सेठ सीधे हार्दिक के सामने आएगा? क्या आदित्य और हार्दिक मिलकर इस बड़ी ताकत को जड़ से उखाड़ पाएंगे? आंखों में अब डर नहीं बल्कि वो खूंखार मंजर था जो मैदान पर आखिरी ओवर में छक्का मारते वक्त दिखता है। लेकिन इस बार दांव पर ट्रॉफी नहीं, उसका अपना खून, उसका बेटा था। यहां से कहानी एक बेहद खतरनाक मोड़ लेती है। कोर्टरूम में कोहराम। बाहर हुए धमाके की गूंज अभी थमी भी नहीं थी कि नताशा के चेहरे का रंग उड़ गया। उस आदमी की धमकी ने उसे पत्थर बना दिया था। हार्दिक ने नताशा की आंखों में वो खौफ देख लिया। उसे समझ आ गया कि विक्रांत सेठ ने नीचता की सारी हदें पार कर दी हैं। जज चिल्ला रहे थे, शांत हो जाइए, ऑर्डर ऑर्डर। लेकिन हार्दिक अब एक कैदी नहीं, एक पिता था। उसने अपने पास खड़े सिपाही का हाथ झटके से हटाया और कटघरे का दरवाजा लात मारकर खोल दिया। सुरक्षा और सिद्धांत के बीच जंग। पुलिस वाले उसे रोकने के लिए झपटे। हार्दिक की दहाड़ पूरे कोर्ट में गूंजी, मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं इस शहर को आग लगा दूंगा, हट जाओ मेरे रास्ते से। आदित्य, हार्दिक का दोस्त, चिल्लाया, हार्दिक रुक जाओ, कानून हाथ में मत लो, मामला बिगड़ जाएगा। लेकिन हार्दिक ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने एक पुलिस वाले के हाथ से चाबियां झपटी और कोर्ट के पिछले दरवाजे की तरफ भागा। मीडिया के कैमरे ये सब लाइव दिखा रहे थे। हार्दिक पंड्या फरार। हेडलाइंस चमकने लगीं। चेस, द हाई स्पीड चेस। हार्दिक कोर्ट के बाहर खड़ी एक काली एसयूवी में कूदता है। चाबी पहले से ही उसमें थी। आदित्य ने भांप लिया था कि कुछ बड़ा होने वाला है। पीछे पुलिस की गाड़ियां, सायरन की आवाजें और सामने मुंबई की सड़कों पर भागता एक पिता। तभी हार्दिक के फोन पर एक अनजाना वीडियो कॉल आता है। स्क्रीन पर विक्रांत सेठ का चेहरा उभरता है जो सिगार पी रहा है। विक्रांत हंसते हुए कहता है, हार्दिक, क्रिकेट के मैदान पर तुम बहुत तेज भागते हो। देखते हैं आज अपनी किस्मत से तेज भाग पाते हो या नहीं। तुम्हारा बेटा मेरे पास है और समय सिर्फ 20 मिनट। लोकेशन, पुराना शिपयार्ड। हार्दिक की गाड़ी की सुई 140 किलोमीटर घंटा पार कर चुकी थी। उसे पता था कि उसे कहां जाना है। विक्रांत का इशारा साफ था, वही पुराना शिपयार्ड जहां 5 साल पहले उनकी डील टूटी थी। क्लाइमेक्स का मोड़। हार्दिक शिपयार्ड पहुंचता है। वहां सन्नाटा है, सिर्फ समंदर की लहरों का शोर। सामने एक बड़ा कंटेनर लटका हुआ है जिसके अंदर से एक बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। तभी चारों तरफ से लेजर लाइट्स हार्दिक की छाती पर आकर टिक जाती हैं। स्नाइपर्स तैयार थे। राघव आरके अंधेरे से बाहर निकलता है और हाथ में रिमोट लहराते हुए कहता है, हार्दिक, खेल खत्म, घुटनों पर बैठ जाओ वरना ये कंटेनर सीधे समंदर की गहराई में गिरेगा। आगे क्या?